कैसी पर्सनैलिटी मैं कहूँगी कि मेरी टीम की मेहनत है, काविश है कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके इनको ढूंढा, जो कि डॉक्टर हमारे पास हामिद इलियास मसूद साहब हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथी का। और इनके बारे में थोड़ा मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक क्लिनिक जो है वो इस्टेब्लिश हुई 1922 में, और ये 102 साल पुरानी है। कैन यू इमेजिन, 102 साल पुरानी क्लिनिक है ये होम्योपैथिक की। और इनके जो ग्रैंडफादर हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब, तो वो भी होम्योपैथिक से ही ताल्लुक़ रखते थे, इसी फील्ड से। और डॉक्टर मोहम्मद इलियास जो है वो इनके वालिद साहब हैं, और 1986 से ऑनवर्ड्स वो भी यही चला रहे हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें मुझे मिली कि इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इनके वालिद साहब को चंदे के तौर पे कायदे आज़म को दे दिया था। मगर ये क्या कहानी है, ये एलैबोरेट अगर हम इनकी ज़बानी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आपको मिल के, आपको देख के, आपके बारे में जान के, और आपको लोगों तक पहुंचा के। मतलब बड़ी बात है, पहली मर्तबा स्क्रीन पे आ रहे हैं, और आप आज जो भी पूछना चाहते हैं पूछिएगा। वैसे आज हम गुर्दे की पथरी के ऊपर बात करेंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, मगर थोड़ा मैं इन जो तारुफ है, इनकी जो स्टोरी वो इनकी ज़बानी सुनना चाहूँगी। सर प्लीज़ बताइए, ये जो कायदे आज़म को चंदे पे आपके वालिद साहब को दिया था ग्रैंडफादर ने, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड? वो स्टोरी ये थी कि जब ये पाकिस्तान का सारा सिलसिला, पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई, और एक तकरीब में मेरे दादा जान भी उसमें शरीक हुए, तो वहाँ पे लोग चंदा दे रहे थे। तो मेरे दादा मरहूम ने मेरे वालिद को बतौर चंदा कायदे आज़म को पेश कर, उन्होंने कहा जी मेरे पास को मालो दौलत तो नहीं है, ये बच्चा है, ये मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। और फिर अब्बा ने उसका हक़ अदा किया, और हमीद निज़ामी साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, जॉइंट सेक्रेटरी रहे। ये उसमें आफ्ताब करची साहब भी थे, नवाब जुल्फ़िकार ममदोद साहब भी थे, फिर इफ्तिखार ममदोद साहब भी रहे, कर्नल सबीउद्दीन तूर, ये सारे, या बख्तियार, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पुराने। और फिर अब्बा को कायदे आज़म से 1941 में जलंधर में पंजाब से बेस्ट वर्कर का भी प्राइज़ मिला। अरे वाह, तो ही इज़ द ओनली वन जिनको के कायदे आज़म से वो ये प्राइज़ मिला। सो वी प्राउड ऑफ यू। और ये जो सऊदी प्रिंस है उसने भी आपको बुलाया और आपको नेशनैलिटी भी ऑफ़र की, ये क्या कहानी थी? ये अब्बा को उन्होंने पहले बुलाया था इन 1980। अच्छा। और उनको कमर की तकलीफ़ थी, तो उनको वहाँ पर एक साहब होते थे हकीम मराजुल हसन। अच्छा। उन्होंने अब्बा को इंट्रोड्यूस करवाया कि जी इस तरह लाहौर में एक बंदा है। तो फिर उनकी दावत पर अब्बा सऊदी अरेबिया गए, और अब्बा ने उनका सारा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने फिर अब्बा को ये ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ जाएं सऊदी अरेबिया में, अच्छा। और अपना ये सारा सिलसिला इधर आके इस्टेब्लिश करें। अच्छा। तो अब्बा सेड कि नहीं, मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से ही इस दुनिया से जाना है, और आप मेरे मुल्क के लिए दुआ करें कि वो अल्लाह ताला उन दोनों भी हालात हमारे मुल्क में कुछ इतने अच्छे नहीं थे कि मेरे मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। और फिर जब अब्बा का इंतकाल 1986 में हुआ, तो 87-88 में उनकी दावत पे मैं उम्रे पे गया। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि यार तुम नेशनलिटी ले लो और तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर अपना ये सिलसिला सारा इस्टेब्लिश करो। तो मैंने भी अपने बाप की तरह उसको रिफ्यूज़ किया। और फिर उन्होंने मुझे उसकी वजह फिर उन्होंने मुझे इकामा दे दिया, जो 97 तक मेरे पास रहा, और मैंने 97 में खुद उनको सरेंडर किया कि जी अब मैं सल्यूट यू सीरियसली। आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा ख़ानदान, आपकी दादा से लेके जो खिदमात हैं चलती आ रही है आपके वालिद साहब, और अब आप माशाल्लाह इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को खराज तहसीन और सलूट पेश करना चाहूँगी। और सर आज बहुत से लोग मुझे लगता है आपको कॉल्स पे पूछेंगे भी, क्योंकि होम्योपैथिक में आपका हाथ, आपका पूरा ख़ानदान बहुत एक्सपर्ट है। तो अल्लाह ताला ने इतनी शफा आपको दी है, मैं कहूँगी पाकिस्तान में यू गाइज़ आर नंबर 1 वर्किंग द बेस्ट। तो होम्योपैथी में ये बताइएगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज मुमकिन है कि नहीं? आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। द बेस्ट माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। जी बिल्कुल, इसका इलाज मौजूद है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जैसे इंसान ने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे एक गाड़ी, इंसान भी एक गाड़ी है, इन्वेंट किया जी। अब जैसे वो
एक वो कहते हैं जी रोल्स रॉयस इज़ द बेस्ट कार। राइट। अब इसी तरह अल्लाह ताला ने, अब जैसे कुरान में अल्लाह भी कहता है कि फ़ी आसानी तकवीम, मैंने एक बेहतरीन तख्लीक की। क्या बात। ठीक है ना। अब हम उसके जो हमारी अपनी बनाई हुई गाड़ी है उसका भी हम एक पूरा वो मैनुअल देते हैं कि जी इसको इतने किलोमीटर चलाएं, ये करें। सेम वे अल्लाह ने भी हमें को दिया है कि यार आपने इसकी बॉडी का ऐसे ख्याल रखना और ऐसे इसको आराम देना है। हाँ। अब अल्लाह कहता है हाई ऑक्टेन डालें। हाँ। हम डालते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो खुराक है रेगुलर और वो भी मिलावट वाला। हाँ। अब सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि हमारी खुराक। हाँ। फिर हमारा रहन सहन। ठीक। ये नहीं आप हम कह सकते हैं कि यार मैंने फ़लानी चीज़ ज़्यादा खा ली तो जी मुझे स्टोन बन गया, मैंने ये कर लिया या कम खा लिया। बेसिकली यह कि टोटलिटी पे जाएं आप कि यार हम सो किस वक्त रहे हैं, हम उठ किस वक्त रहे हैं, हम नाश्ता किस वक्त कर रहे हैं, हम पानी कितना पी रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें टोटलिटी पे जाके फिर हमें सर हमें तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना कि जो कलेजी खा लो तो पथरी, हमें तो कलेजी खाने से पथरी हो गई थी, कोई कहता है हमें पालक खाने से पथरी हो गई, कोई कहता है पालक को उबालो फिर पालक खा लो तो पथरी नहीं होगी। इस मिथ का तो पहले आप हमें बता दें इसमें क्या गलत है क्या सही है। मिथ कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हर अच्छी चीज़ भी जब ज़्यादती के साथ इस्तेमाल होगी वो आपको ख़राब करेगी। तो क्या पालक और ये कलेजी पथरी पैदा करती है? पालक में तो देखें आप, अब जनरली एक कॉन्सेप्ट है जी आयरन बहुत है जी, लेकिन अगर आप उसका केमिकल एनालिसिस करें तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, आयरन बहुत कम है। ऑलराइट। इसी तरह साग में को भी अगर आप उसको वो देखें तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, आयरन वाला कंटेंट उसमें कम है। अच्छा। अब जब अगर आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्पेशली लोग सर्दियों में 2 गिलास 3 गिलास 1 गिलास पे आ गए। हाँ। या कि हमें मिनिमम सर्दियों में भी 7 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए। अच्छा। गर्मियों क्योंकि में पानी लोग ज़्यादा तब पीते हैं जब बॉडी स्वेट करती है, गर्मी में पसीना आता है, वरना सर्दी में कम पी लेते हैं। गर्मियों में हमें चाहिए मिनिमम 8। अच्छा। सर्दियों में चाहिए मिनिमम 7, 1 ग्लास का फ़र्क है। अच्छा। अब यहाँ पर आप देखें चाय बढ़ जाती है। हाँ। एक चाय की प्याली ने 2 ग्लास पानी के उड़ा देने हैं। अच्छा। डायरेटिक है। ठीक है। तो जब चाय पीते जाएंगे पानी पिएंगे नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी। हाँ। और जो हमारा फ्लशिंग सिस्टम है हाँ। वो जब प्रॉपर काम नहीं करेगा हाँ। तो वो फिर चीज़ें अंदर ठहरेंगी किडनीज़ में, वो स्टोन बन जाएगा। चाहे वो अब आप कलेजी खा ली, चाहे पालक खा ली, चाहे ज़्यादा गोश्त खा लिया, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट से भी स्टोन बनता है, यूरिक एसिड से भी स्टोन बनता है। अच्छा। तो अब अगर हाई प्रोटीन डाइट खा रहे होंगे, माश की दाल है, चने की दाल है, फिर उधर बड़ा गोश्त है, हाँ। बकरे का गोश्त है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये हाई प्रोटीन डाइट है, वो यूरिक एसिड वाला स्टोन भी बना सकती है। लगी हुई है क्योंकि जो जिम जाते हैं, जो वेट गेन कर रहे हैं या वेट कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो तो हाई प्रोटीन डाइट ही करते हैं, तो उधर भी ये नुकसान खदशा ज़्यादा है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में वाटर इनटेक को भी बढ़ाए ना। वाटर इनटेक बढ़ा देंगे तो फिर खदशात नहीं, ताकि वो फ्लशिंग सिस्टम भी तो चले ना। फ्लशिंग सिस्टम के साथ। अच्छा, मुझे बताइए कि होम्योपैथिक में ये जो गुर्दे की पथरी है इसका इलाज बिल्कुल कम्प्लीटली मौसर मुमकिन है? जी बिल्कुल मौसर और मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि उसके साथ दवाओं के साथ डिज़ोल्व होके ये निकल जाती है। कुछ स्टोन्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड के स्टोन के। अच्छा। वो थोड़ा सा टाइम बाज़ औक़ात ले जाता है। ठीक। और बाज़ औक़ात तो वो पेशेंट का तो मुझे पता ही नहीं लगा, वो ऐसे डिज़ोल्व होकर निकलती या बिल्कुल कचरा बन के, तो उसको कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन बाज़ औक़ात जब वो जो बड़ा स्टोन और वो टुकड़ों टुकड़ों में निकले, हाँ। फिर वो थोड़ा सा बता के भी जाता है कि मैं जा रहा हूँ, कि मैं जा तकलीफ भी बड़ी। यास्मीन की कॉल है लाहौर से, ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। यास्मीन क्या पूछना चाहेंगी, क्या मसला बताइएगा? गुर्दे की पथरी के ऊपर बात कर रहे हैं। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी। हेलो जी पूछिए, डॉक्टर साहब साथ हैं। से पूछना चाह रही थी कि वो मुंडे, हेलो हाँ बोलिए, पूछिए। पेशाब की तकलीफ होता है ना, वो पेशाब जल कर आना और बार बार आना। जी पेशाब जल कर आता है और बार बार आना, ये इसका आप ब्रेक के बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ ले। नहीं मतलब ये खाली स्टोन का नहीं हो सकता, या तो कुछ और भी इशू, कुछ और इशू भी होंगे। ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा, कॉल्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी आर रियली ऑनर्ड
कि आज हमारे साथ इलियास साहब मौजूद हैं। इतनी खुशी हो रही, मैं ब्रेक में भी अभी सर से बातें कर रही थी, बिल्कुल मेरे टाइप के। अल्लाह की कसम मुझे काफ़ी टाइम के बाद ना मुझे कोई ऐसे इंसान मिले और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे बात करके। ऐसी ऐसी बातें कि मैं बता नहीं सकती आपको, मैं तो ज़मीन हिल गई। खैर अच्छा, मैं आपसे यास्मीन के बारे में पूछूंगी। उनको पेशाब में थोड़ी सी जलन आती है, तकलीफ ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गुर्दे में पथरी की वजह से हो। ये इनके नेक ऑफ ब्लैडर पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं। फिर इनको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये वाले इश्यूज आते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका होम्योपैथिक में भी है, एलोपैथिक में भी है, वो तो सब जगह पे हो सकता है। लेकिन ये तो किसी मुआलिज से जाके मिले और उसको सारी इस चीज़ को बात करके फिर दवा लें। अच्छा सर, अगर गुर्दे की पथरी बड़ी हो और साथ में इन्फेक्शन भी हो तो भी क्या इलाज मौसर है? देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि इलाज तो मुमकिन है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े स्टोन दवाओं से नहीं भी निकलते। हाँ, इतना एक जिस तरह एक उसको कहा जाता है स्टैग हॉर्न स्टोन। अच्छा, 12 संगे का जैसे सींग है, हाँ। उसी तरह वो गुर्दे के अंदर वो बना हुआ होता है, इतना इतना बड़ा होता है। ओह, तो वो कई दफ़ा तो डिज़ोल्व होकर निकलना शुरू कर दे तो हम भी होपफुल हो जाता है कि अच्छा यार ये सारे का सारा अब निकल जाएगा। ठीक। बाज़ औक़ात वो टच से मस नहीं होता, उसके लिए जाके फिर सर्जरी भी करवानी पड़ती है। लिथोट्रिप्सी से भी हो सकता है। अच्छा। जब नया एक इलाज आ गया वो शुआओं के साथ वो जो करते हैं, लेकिन समटाइम्स लिथोट्रिप्सी के साथ दवाई भी खानी पड़ती है कि उस कचरे को लेके, कॉन्क्रीशंस को लेके बाहर आए। अच्छा, तो होम्योपैथिक में बगैर सर्जरी के ये पथरी निकल जाती है, ठीक हो जाती है? ज़्यादातर लोगों का बगैर ऑपरेशन के दवाओं के साथ होम्योपैथिक तरीका इलाज से पथरी निकल जाती है। और सर कितना कोई टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि यार बाज़ औक़ात तो बहुत छोटा स्टोन होता है, वो टाइम ले जाता है, और बाज़ औक़ात बड़ा स्टोन भी होता है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर का भी होता है, वो जल्दी निकल जाता है। और ये जो होम्योपैथिक के इलाज में अगर गुर्दे की पथरी को दोबारा बनने से रोकना, मतलब उसको अगर वहीं पे स्टॉप किया जाए कि दोबारा ना बने, तो क्या उसका भी इलाज है? उसका इलाज है, उसका भी इलाज है, उसमें भी दवा उसके लिए मौजूद है। लेकिन उसके साथ सबसे चीज़ यही ज़रूरी है, क्योंकि जब एक दफ़ा स्टोन बन जाए किडनी में ना, तो उसमें कैविटी बन जाती है, तो उसमें दोबारा पत्थर बनने का फिर चांस होता है। तो अच्छा। वाटर इनटेक को, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखा जाए और अपनी जो ग़िज़ा है उसको ठीक रखा जाए। क्योंकि देखें, अब लोग कहते हैं जी मैं तो मतलब जैसे जी रोज़ अंडा खाता हूँ, अंडा टोस्ट, चीज़ों को बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए, नाश्ते में भी और बाकी खानों में भी। अगर एक ही चीज़ के ऊपर हम रहेंगे तो अच्छी चीज़ भी जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। अच्छा, चाहे वो भले हम देसी घी खा रहे हैं, देसी मक्खन खा रहे हैं, देसी अंडे खा रहे हैं, देसी मुर्गा खा रहे हैं, बिल्कुल रोज़ की रेगुलर लाइफस्टाइल एक चीज़ें बदलनी चाहिए। अब जैसे नाश्ता जो है ना, वो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, नाश्ते में और सो के उठने में मिनिमम टाइम होना चाहिए। हाँ, हाँ। अब अगर एक बंदा 6 बजे उठता है तो उसको मैक्सिमम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। अब लोग करते हैं 6 बजे उठे, 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं। हाँ। नाश्ता का टाइम है जो सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर 9 o'clock। अच्छा, सुबह 9 से पहले पहले। क्यों? ताकि वो बॉडी को, जब आप उठते हैं बॉडी एक्टिव हो गई, आपकी माइंड एक्टिव हो गया, बॉडी चलनी शुरू हो गई। हाँ। अब उसको एनर्जी चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं देंगे तो फिर वो बीमारी की तरफ जाएगा। सर, 8 बजे उठा है तो कितने बजे नाश्ता? 9 बजे तक नाश्ता कर ले। 9 घंटे का कोई गैप? बस घंटे का गैप डाले और उसको वो नाश्ता कर ले। अच्छा, और ये जो सुबह उठते के साथ ही कहते हैं टैंकर पूरा लीटरों का पी लो पानी, नहार मुंह, इसके बारे में भी बता दें। अब वो पेट तो ब्लॉटिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा पेट फूल जाता है, फिर उसके बाद नाश्ते का तो दिल नहीं करता, चाय भी पियो तो जहर लगती है। नहीं, उठते साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ और चीज़ लेके, आप मिक्स नट्स ले लें, या कोई नट्स में से कोई एक चीज़ ले लें, कोई अखरोट खा लें, कोई बादाम खा लें। उसके बाद फिर आपको 10-15 मिनट के बाद आप पानी पिएं, फिर उसके 15-20 मिनट के बाद आप चाय पिएं, उतना वो नाश्ता करें। बात यह है कि नाश्ता जो है दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसको सबसे प्योर होना चाहिए। ओके, और तगड़ा नाश्ता हो। अगर हमारे लाहौर में तो ये चलते हैं ना सरी पाए, और सरी पाए आप रोज़ अगर आप खाएंगे तो फिर अगर आप उसको डाइजेस्ट कहाँ करेंगे? हाँ, चिकन छोले। हाँ, उसको जलाना कहाँ पे है? हाँ, जलाएं भी तो सही ना। हाँ। अब अगर आप जाके वो रोज़ खद खा के या पावे खा के बैठ जाएंगे और साथ में कुलचे खाएंगे तो फिर उसको डाइजेस्ट किधर करेंगे? डाइजेस्ट किधर करेंगे? कभी कभी ठीक है, खा सकते हैं, कभी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, और ये जो चिट्टी ब्रेड वगैरह है, ये सब कुछ इस्तेमाल करना, इसको अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि वो सारा मैदा है, वो बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होता है। तो इट इज़ बेटर कि होल व्हीट, गंदम की रोटी खाई जाए
सुबह खा सकते हैं गंदम की रोटी, सुबह खाइए, देसी घी ऊपर रख के। देसी घी ऊपर नहीं रखे, देसी घी में सालन पकाएं आप, बिकॉज जब आप उसको कच्चा खाएंगे, जब पराठा खाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड फैट आपके अंदर जाएगा, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सैचुरेटेड फैट होता है ना ये? अच्छा, तो ये नहीं लेना हमने, ये नहीं लेना हमने जैसे फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, उसमें सैचुरेटेड फैट जाएगा। ओके। तो हम कोशिश करें कि सादा रोटी के साथ देसी घी में पका हुआ सालन खाएं। अच्छा, किसी दिन दाल खा लें, किसी दिन सब्जी खा लें, किसी दिन बोटी खा लें, किसी दिन अंडा खा लें। रात की बासी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? रात की बासी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात का खाना अर्ली और जल्दी सोएं। जल्दी सोएं। सोने के बारे में आप कुछ बता रहे थे, मैंने कहा मेरी पूरी कौम को बताइए, बात बता दें, मगर ब्रेक के बाद क्योंकि मेरी कौम तो अभी भी वैसे सोई इसको जगाना पड़ता है मुझे इतनी ब्रेक लेके। ब्रेक के बाद मिलते हैं।